नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी जल्दी ही फाइनल होने वाली है। इसके साथ भी पेंशन रिवीजन का भी मामला है जो कि कोर्ट केस में जल्दी भी उसकी सुनवाई होने वाली है, यानी कि 30 मार्च को सुनवाई आने वाली है। ठीक है, डीलिंकिंग की अपडेट है, अब देखते हैं क्या हो पाता है। लेकिन इन सभी अपडेट से रिलेटेड मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, आपको पता ही है। लेकिन मैंने अभी पिछले 8 से 10 वीडियो के जो भी कमेंट आए, मेरे सब्सक्राइबर ने जो भी कमेंट में सवाल पूछे हैं, उसका मैंने कोई भी यहाँ पर जवाब नहीं दिया था और डायरेक्टली मैं कभी जवाब देता भी नहीं हूँ। ठीक है, इसके लिए क्या है कि मैं डायरेक्ट इसका एक वीडियो बनाकर लेकर आता हूँ और उसमें सारे जवाब होते हैं। तो इसी तरीके से मैंने आज ये वीडियो बनाया है, मेरे सब्सक्राइबर के सारे सवाल होंगे उसमें। ठीक है, जिन्होंने भी जो भी पूछा है उसके सारे सटीक जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्सक्राइबर के सवाल देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए जो भी सब्सक्राइबर ने सवाल पूछे हैं वो देखते हैं। सबसे पहला सवाल है फीफा, इन्होंने पूछा है वीआरएस वालों को क्या थर्ड पीआरसी का प्रॉफिट होगा, यानी कि जो वीआरएस 2019 वालों की बात शायद इन्होंने पूछी है। ठीक है, तो देखते हैं, इसके बारे में आपको सटीक जवाब देने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, ये जानना चाहते हैं कि हमारी पेंशन, मतलब जो इटेची करके हैं, जो क्या पता इन्होंने कौन सी जगह से यहाँ पर किया है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि हमारी पेंशन 2012 में 14,000 से शुरू हुई थी और 2017 में, यानी कि जो इफेक्टिव डेट है थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट पर 17,000 थी। हमें थर्ड पीआरसी या फिर 7 सीपीसी के अनुसार मिलेगा 14,000 या फिर 17,000। प्लीज एक वीडियो जरूर बनाइए। मतलब ये जानना चाहते हैं जैसे कि ये पेंशनर्स है और मुझे लगता है दो टर्म्स ऑफ पेंशनर्स है। अब दो टर्म्स ऑफ पेंशनर्स का मामला जो चल रहा है वो कोर्ट केस चल रहा है और उसकी सुनवाई 30 मार्च को आने वाली है। ठीक है, अब डीलिंकिंग होती है तो वो 7 सीपीसी के अनुसार भी हो सकता है पे रिवीजन और डीलिंकिंग, अगर पेंशन रिवीजन अगर डीलिंकिंग नहीं होती है तो जो पे रिवीजन थर्ड पीआरसी होगी उसके साथ भी आपका पेंशन रिवीजन हो सकता है। तो इन्होंने दोनों के अनुसार पूछा है कि दोनों में हमें किसके अनुसार हमारी पेंशन रिवीजन होगी और यहाँ पर क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, दोनों पेंशन रिवीजन के बाद। यहाँ पर तीसरा सवाल है 2000 से लेकर 2006। ठीक है, इन्होंने सैम रॉय इन्होंने पूछा है 2000 से लेकर 2006 उनकी कोई भी खबर यहाँ पर मैं नहीं देता हूँ, इसलिए उन्होंने पूछा है कि उनकी कोई खबर नहीं है। ठीक है, अब पेंशन रिव्यू के बारे में बताइए। ठीक है, यानी कि जो कि 2000 के टाइम पे 2000 से लेकर 2006 के बीच जिन्होंने रिटायर ली है। ठीक है, और जो शायद बीएसएनएल में या फिर एमटीएनएल में कर्मचारी थे उन्होंने रिटायर ली है, उनकी पेंशन के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं जानकारी जरूर दूंगा आपको। यहाँ पर एक और कमेंट आया है, कृपया बीएसएनएल में सीधी भर्ती होने वाले कर्मचारियों की उच्च पेंशन के बारे में कुछ बताएं। ठीक है, जो बीएसएनएल में सीधी भर्ती करके आए हैं और उन्होंने पूछा है यहाँ पर उच्च पेंशन, जो उनकी हाई लेवल की जो पेंशन है, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया, तो मैं इसके बारे में पूरा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट कमेंट है जो कि शायद उन्होंने सवाल नहीं पूछा लेकिन फिर भी बता दूं आपको। 29/1/2026 में पीएम सीक्रेट रिव्यू मीटिंग नेगोशिएट नीतियों और कैबिनेट मेंबर ऐसे वीआईपी पर्सन के साथ बीएसएनएल स्टाफ डाउन साइज करने के लिए मीटिंग हुआ है। पीआरसी का टॉपिक और पॉइंट नहीं आया, आप पीआरसी का वीडियो रख के टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर पूछा गया है, इसका भी सटीक जवाब वीडियो में दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। यहाँ पर जो 5 कमेंट है, 5 ही कमेंट का पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला कमेंट है, वीआरएस लेने वालों को थर्ड पीआरसी का क्या फायदा होगा वो देख लेते हैं। देखिए, वीआरएस देखा जाए तो एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो की होती है, लेने वाले कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी का लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी वीआरएस की प्रभावी तारीख क्या है, यानी कि आपने वीआरएस की इफेक्टिव डेट क्या थी जिस समय आपने वीआरएस लिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नियम क्या है। अगर किसी कर्मचारी ने 1 जनवरी 2017 यानी कि थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट के बाद वीआरएस लिया है तो उन्हें नए वेतनमान यानी कि पे स्केल का लाभ मिलेगा, जो कि 13 फरवरी को बोर्ड के अप्रूवल के साथ 11 नए प्रस्तावित वेतनमान निकल कर आए थे। ठीक है, उनका लाभ आपको भी मिलेगा। उनकी पेंशन और ग्रेचुइटी का पुनरीक्षण, ठीक है, वापस से रिवीजन होगा, थर्ड पीआरसी के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको जो ग्रेचुइटी और लीव इनकेशमेंट जो मिला था वो पहले सेकंड पीआरसी के तहत रिवाइज हुआ था, यानी कि रिवीजन हुआ था उसका।
अब वापस से थर्ड पीआरसी के बाद वापस से यहाँ पर रिवीजन होगा। तो इसमें क्या है कि जो पुरानी आपकी ग्रेजुएटी रिवाइज हुई थी और वापस से नई आधार यानी कि थर्ड पीआरसी के बाद जो रिवाइज हुई, इसके बीच का अंतर है वो आपको मिलेगा जरूर। वीआरएस 2019 बीएसएनएल और एमटीएल वालों की अगर बात करूं तो जिन लोगों ने 2019 में विशेष वीआरएस लिया था उन्हें वर्तमान में पेंशन रिवीजन का इंतजार है। जैसे ही सरकार थर्ड पीआरसी के साथ पेंशन रिवीजन को मंजूरी देगी, उनकी पेंशन में भी 0%, 5%, 10% या फिर 15% जो भी फिटमेंट सरकार फाइनल करेगी उसका इजाफा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, ये वीआरएस वालों का सवाल क्लियर होता है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड सवाल आता है 2012 में पेंशन 14,000 थी, ठीक है, और 2017 में 17,000 हो गई। ठीक है, तो लाभ किस पर मिलेगा आपको, यानी कि 7 सीपीसी के आधार पर मिलेगा या फिर थर्ड पीआरसी के आधार पर मिलेगा, वो डी लिंकिंग पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तकनीकी सवाल है। पेंशन रिवीजन हमेशा प्रभावी तिथि इफेक्टिव डेट पर मौजूद बेसिक पर आधारित होती है। ठीक है, अब देखें, क्योंकि थर्ड पीआरसी की प्रभावी तारीख क्या है, 1/1/2017 है, इसलिए जो कैलकुलेशन है आपकी 2007 से लेकर 2017 के 119.5% आईडीए के साथ बेसिक पर नहीं बल्कि 31/12/2016 को जो आपकी वास्तविक बेसिक पेंशन थी यानी कि 17,000 रुपए थी उसी पर की जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर 15% फिटमेंट के साथ कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला है उसी के आधार पर, जैसे कि आपने 17,000 अपनी बेसिक पेंशन बताई थी, इसमें हम क्या करेंगे, इसका 119.5% निकालेंगे तो ये बनता है 20,315 रुपए। ठीक है, प्लस हम यहाँ पर 15% फिटमेंट जोड़ देंगे तो 15% फिटमेंट क्या निकल कर आ रहा है भाई साहब, अभी 2,550 रुपए। इन सभी को हमें जोड़ लेना है तो आपकी नई बेसिक पेंशन निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो नई बेसिक पेंशन है, नई बेसिक पेंशन आपके अभी फिलहाल क्या बनेगी, समथिंग 39,700 के करीब लगभग आपकी, ठीक है, थर्ड पीआरसी के बाद वाली पेंशन बनेगी। ठीक है, अभी यह हो गया यहाँ पर। उसके बाद एक और है 2000 से 2006 के बीच जो भी रिटायर होने वाले के लिए क्या खबर है। तो देखिए यहाँ पर 2000 से लेकर 2006 के रिटायरिस के लिए सबसे बड़ी जो खबर है वो पेंशन प्री 2006 रिवीजन और 30/3/2026 की कोर्ट सुनवाई है। ठीक है, यानी कि एक तो ये है जो पेंशन प्री 2006 रिवीजन होने वाला है वो, और 30 तारीख को जो खबर आने वाली है, ठीक है, जो पेंशनर्स के लिए कोर्ट की 30 तारीख की लास्ट अंतिम सुनवाई आने वाली है वो है। ठीक है, देखिए अपडेट ये है, इस बैच के पेंशनर्स के लिए सरकार पेंशन पैरिटी के सिद्धांत पर विचार कर रही है। कोर्ट में मामला यह है कि पुराने रिटायरीज को भी नए वेतनमान के बराबर न्यूनतम पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। आज की अगर स्थिति की अगर बात करूं तो वर्तमान में इन्हें सेकंड पीआरसी के आधार पर जो भी मिल रहा है, थर्ड पीआरसी लागू होने पर यानी कि डिलिंकिंग ऑफ पेंशन रिवीजन फ्रॉम वेज रिवीजन, ठीक है, यानी कि वेतन रिवीजन से पेंशन रिवीजन जब अलग हो जाएगा, जो 30 मार्च को अगर कोर्ट केस की सुनवाई में जो अंतिम सुनवाई होने वाली है उसमें अगर पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आता है और पे रिवीजन से पेंशन रिवीजन डिलिंक हो जाता है तो जो वो प्रस्ताव है इसे इन्हें सबसे ज्यादा, उस प्रस्ताव में इन्हें सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है, ताकि घाटे में चल रही कंपनी का असर इनकी पेंशन पर ना पड़े। ठीक है, तो अलग हो गया तो आपको बहुत ज्यादा फायदा है जो 2000 से लेकर 2006 के बीच में रिटायर हुए हैं उनको। ठीक है, चौथा सवाल है बीएसएनएल में सीधी भर्ती जो डायरेक्ट रिक्रूट्स वालों की उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन का क्या होगा। तो देखिए बीएसएनएल के सीधे भर्ती हुए कर्मचारी जो कि डीआरएस के लिए हायर पेंशन का जो मुद्दा है ईपीएफओ ईपीएस 95 जो पेंशन योजना है उससे जुड़ा हुआ है। ताजा स्थिति की अगर बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो डीआर कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले सेवा में थे वे हायर पेंशन के लिए पात्र हैं। ठीक है, एक दिक्कत आ रही है, दिक्कत यह है कि मुख्य समस्या 30% सुपर एनुएशन बेनिफिट यानी कि ईपीएफ ग्रेजुएटी पीआरएमबी पेंशन की है। मैनेजमेंट ने डीआरएस के लिए पूरी तरीके से 30% कंट्रीब्यूशन कोटा पूरा नहीं किया है। पेंशन रिवीजन होने पर इनका ईपीएफ जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में आपको सीधी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जानकारी थी। उसके बाद अगर हम पांचवें कमेंट्स की बात करें तो ये है 26/1/2026
29/1/2026 की मीटिंग में पीआरसी का जिक्र नहीं था, सिर्फ डाउन साइजिंग की बात की गई थी। इस दावे की क्या सच्चाई है वो जान लेते हैं, जो कि आपने सवाल नहीं पूछा था लेकिन आपने अपनी तरफ से एक बात कही थी, तो उसके बारे में बता दूं। ये जो कमेंट है एक हिसाब से देखा जाए तो आप निराश है इसलिए ये कमेंट किया आपने, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई समझना जरूरी है जो शायद आपको पूरी तरीके से मालूम नहीं है। सच्चाई ये है कि ये सही नहीं है कि नीति आयोग और कैबिनेट की कई मीटिंग्स बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति और राइट साइजिंग पर केंद्रित होती है, यानी कि उन पे फोकस होता है। सरकार का तर्क है कि जब तक कंपनी का एबिटा सकारात्मक नहीं होता, यानी कि पॉजिटिविटी में नहीं जाता, तब तक थर्ड पीआरसी मुश्किल है। तो सही बात है, एक हिसाब से देखा जाए तो वो उस पर बेस्ड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बीएसएनएल को नुकसान बहुत है, फायदा कम है। ठीक है, काउंटर पॉइंट की अगर बात करूं तो हालांकि कर्मचारी यूनियनों का दबाव और हाल ही में हुए प्रदर्शन, जो भी हड़ताल वगैरह हुई, इससे अलग करने का जो प्रस्ताव है वो टेबल पर है देखा जाए तो। इसलिए यह कहना गलत होगा कि पीआरसी पर बात नहीं हो रही। बात तो हो रही है, लेकिन सरकार इसे कंपनी के परफॉर्मेंस से जोड़कर देख रही है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर यूनियंस वगैरह जो भी बात करती है, ठीक है, मीटिंग्स वगैरह में, तो ये बात यहाँ पर क्या है, जब भी यूनियंस कोई दबाव डालने की कोशिश करती है यहाँ पर सरकार पर, तो सरकार इस चीज को कंपनी के मुनाफे या फिर घाटे से जोड़कर देखती है कि क्या यूनियंस जो बोल रही है उसके तहत कंपनी इस बात को या फिर इस खर्चे को उठा सकती है या नहीं। यह एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर एनालिसिस नहीं किया तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब यहाँ पर दबाव के कारण सरकार झुक गई और ऐसे में थर्ड पीआरसी लागू हो गई और 10,000 करोड़ का खर्चा अचानक से अगर कंपनी पे आ गया, तो कंपनी की तो भाई यहाँ पर मार्केट में जीवित रहने तक का, खुद को बचाने तक का पैसा नहीं है, आपको थर्ड पीआरसी कैसे देगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी सरकार के रिवाइवल पैकेज पर आज तक मार्केट में टिकी हुई है, नहीं तो कंपनी की इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि 2007 से लगातार प्रॉफिट की जगह लॉस में जा रही कंपनी। ठीक है, और यहाँ पर अगर 2017 की इफेक्टिव डेट की बात करूं तो 2017 के बाद से लेकर 2021 तक लगातार लॉस में गई कंपनी, फिर धीरे धीरे कंपनी ने उभरना शुरू किया जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्लान्स में यहाँ पर बढ़ोतरी की थी। तब से यहाँ पर जो यूजर्स है वो मुड़कर बीएसएनएल में वापस आना स्टार्ट हो गए थे और इससे क्या है, बीएसएनएल की ग्रोथ चढ़ने लगी। 2025 में, जुलाई 2025 से लेके यहाँ पर दिसंबर तक बीएसएनएल ने काफी प्रॉफिट कमाया, लगभग 262 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया गया है। और इसके बाद भी अब क्या है, 4G रोल आउट के बाद यहाँ पर प्रॉफिट कमाना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है, तभी से लेकर पीआरसी की जो प्रोसेस है वो तेज हो गई है। ठीक है, तो फिलहाल ये 5 कमेंट थी। 5 कमेंट की मेरी तरफ से मैंने 100% जवाब देने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, सटीक जवाब देने की। और आपको अगर आपके जवाब मिले हो, जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।